नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सैटरडे को यानी कि शनिवार को हमने रात 9 बजे एक वीडियो पब्लिश करवाया था और उसमें क्या था, टाइम मैनेजमेंट, है ना, समय प्रबंधन कैसे करें। जॉब वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लोग टाइम को कैसे मैनेज करें और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं वो लोग टाइम को कैसे मैनेज करें। तो वो वीडियो आप लोग क्या करिएगा, जरूर से देखिएगा। वहां पर आपके लिए क्या रहेगा, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमने वहां पर पोस्ट की हैं, आप लोग उसको जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देखिएगा, उससे आपको टाइम मैनेज करने का एक तरीका जो है प्रॉपर तरीके से आपको आ जाएगा। चलिए, आज हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले करेंगे लास्ट डे का रिवीजन, जो हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था, यानी कि हम लोगों ने जो शनिवार को पढ़ा था, ठीक है। चलिए, हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आप जानते हो कि इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल भी कराया था आपको। तो विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत नेचर फॉरएवर नामक एक 25 जो संरक्षण संगठन है उसके द्वारा 2010 में शुरू की गई थी, ठीक है। तो इस संगठन का नाम और इसके अलावा जो है ये ईयर आपको याद रखना है और कब मनाया जाता है, ये 20 मार्च को। वर्ल्ड स्पैरो डे भी इसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड स्पैरो डे या फिर विश्व गौरैया दिवस दरअसल 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा, सागरमाला परियोजना, इसके बारे में कल हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे बंदरगाह होते हैं उनको जो है मजबूत करना। इसके अलावा जो भी हमारे जो तटीय क्षेत्र के जो इलाके होते हैं उन तटीय क्षेत्र के इलाकों को क्या करना, मजबूत करना, उनको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ताकि तटीय इलाके जो है क्या हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत हो सके और ताकि हमारा व्यापार अच्छे से हो सके और जो जलीय मार्ग हमारे हैं उन जलीय मार्ग को मजबूत करना ताकि हमारा ट्रेड क्या हो उससे मजबूत हो सके, ठीक है। तो सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह आधारित विकास की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए मई 2015 में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा नवरोज जो पारसी नववर्ष है आमतौर पर 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा ये दरअसल अगस्त में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी चर्चाओं में रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे, रिजर्व बैंक की एक रिसर्च टीम के द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार भारत की ऊर्जा दक्षता 2000 से 2023 के बीच में 1.9% का इसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है अपने आप में, जो वैश्विक औसत का 1.4 से ज्यादा है अपने आप में, ठीक है। तो यह भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने आप में क्या है, एक बढ़िया जो है एक अपने आप में एक न्यूज है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने 19 मार्च को संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा तमिलनाडु के थुथुकुडी यानी कि तूतीकुरिन के तटीय इलाकों में फ्लेमिंगो का एक जो है बड़ा झुंड अपने आप में यहां पर पहुंच चुका है। फ्लेमिंगो अपने आप में फ्लेमिंगो जो पक्षी है, बर्ड्स है, अपने आप में क्या है, यह माइग्रेटरी बर्ड्स आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो कि प्रवास करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। जहां जहां पर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ताकि उनका जो है जीवन यापन जो है प्रॉपर तरीके से क्या रहे, चलता रहे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे नंबर 7 है विज्ञान धारा, केंद्र सरकार द्वारा ये एक योजना है अपने आप में जो विज्ञान के लिए अपने आप में चलाई गई है और अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई थी। तो विज्ञान धारा केंद्र सरकार के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं और नवाचार यानी कि इनोवेशन, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजीज के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक योजना है और यह योजना भी हाल ही में 16 जनवरी 2025 से लागू हुई थी। यानी कि साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन करना, रिसर्च करना इस जो है योजना के अंतर्गत शामिल है, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2025 को 2025 को हुई थी। तो ये आपसे डेट पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए, अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर, यानी कल हमने जो प्रश्न पूछा था आपसे, ये बताओ जन गण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी लगा के चले जाते हो, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रहेगा इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने पहला एक न्यूज है, खतरनाक न्यूज है, 1975 का आपातकाल, आप जानते होंगे। और 1975 के आपातकाल के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोई भी अपरिचित होंगे। अक्सर टीवी डिबेट के ऊपर जो है इस पर बहसबाजी होती रहती है सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा कि भाई ये सही था, ये गलत था, क्या था क्या नहीं था। तो इससे बखूबी आप लोग परिचित होंगे और हालांकि इस पर हमें पॉलिटिकली इस पर नहीं जानना है क्या था मुद्दा क्या नहीं था, लेकिन चूंकि आपातकाल के बारे में आपको जानना जरूरी है, जिसके लिए 3 आर्टिकल आते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि आपातकाल हमारे देश में कब कब लगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये सबसे बड़ा आपातकाल जो कि ये विवादों में रहा 1975 वाला, ठीक है। 1975 में चूंकि केंद्र सरकार ने आपातकाल जो है आंतरिक अशांति के परिप्रेक्ष्य में लगाया था और
ये अपने आप में देश के लिए एक विपदा का जैसा कारण बन गया था कि अचानक से लगाया गया और इसमें कई बार सरकार पर, वर्तमान उसमें तत्कालीन सरकार पर कई बार आरोप लगता है कि उन्होंने जबरदस्ती लगाया था इमरजेंसी, और कई सारे आरोप दरअसल तत्कालीन सरकार पर जो है लगाए जाते हैं। हालांकि हमें पॉलिटिकली इस इश्यूज को नहीं देखना है, हम राजनीतिक लोग नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, तो हमें बस खाली आपातकाल के बारे में जानना और समझना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने जो उसमें प्रधानमंत्री थी ने रेडियो पर आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी थी। 25 और 26 जून की जो रात थी, तो 25 टू 26 जून की मध्यरात इमरजेंसी के आदेश पर राष्ट्रपति कौन थे उसमें? फखरुद्दीन अली अहमद दस्तखत कर चुके थे। यानी कि जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने जो आपातकाल होता है उस आपातकाल के प्रोविजन पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया कि भैया अब तो आपातकाल लग रहा है, ठीक है। इसके साथ ही देश में जो है आपातकाल प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, लागू हो गया, जिसके पीछे प्रमुख कारणों में कहा गया कि आंतरिक जो है अशांति है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में दरअसल ये फाइनली जो है आपातकाल लगाया गया। हालांकि सरकार पर उसमें कई बार आरोप लगाया जाता है, खैर छोड़िए। इसके अलावा 21 मार्च 1977 को देश में करीब 19 महीने का आपातकाल जो है खत्म हुआ। यानी कि 21 मार्च को जो है 1977 को यह आपातकाल प्रॉपर जो है खत्म किया गया, और उस बीच में कई सारे विवाद देखने को मिलते हैं जब आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। अब एक मजेदार बात देखिए कि 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती जो है नसबंदी करा दी गई। यह भी एक आरोप दरअसल लगता है उस समय, और हालांकि इसको पॉपुलेशन रोकने के लिए लगाया गया ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस पर कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो इस बार कहा गया कि लगभग 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई, ताकि पॉपुलेशन क्या हो, अपने आप में क्या हो, रुक जाए अपने आप में, ठीक है। आप जानते होंगे कि पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ उसमें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक मार्च में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी, और उसके बाद राजनीतिक क्या कुछ उठापटक हुई, आप सभी लोग उससे परिचित होंगे, इसमें कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन यह भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात थी जो सरकार ने उस समय यह डिसीजन लिया था, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, तो अब आप बताइए कि सर ये जो आंतरिक अशांति के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, वो किस अनुच्छेद के तहत आएगा? तो आप जानते होंगे आर्टिकल 352, जिसको हम लोग आर्टिकल 352 बोलते हैं, उसके तहत आंतरिक अशांति या राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जाता है, जिसको हम लोग अनुच्छेद 352 के नाम से जानते हैं। सशस्त्र विद्रोह हो गया, आंतरिक अशांति हो गया, या अगर देश पर कोई विपदा आती है, कोई हमला वगैरह हो जाता है, तो ऐसे में दरअसल नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक आपातकाल और लगाया जाता है, जिसको हम लोग आर्टिकल 356 कहते हैं। यह दरअसल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के फलस्वरूप लगाया जाता है। यानी कि अगर जो है राज्यपाल को लगता है कि भाई साहब यहां पर सरकार जो है वर्तमान में काम नहीं कर रही है, ऐसे में सरकार क्या करती है, जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को संदेशा भेजते हैं कि भैया ऐसा है, यहां पर क्या हो रही है, स्थिति नहीं सही हो रही है, जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो रहा है। ऐसे में जो है सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति शासन लागू करती है। यानी कि ये भी अपने आप में, जिसको हम लोग कई बार राज्यपाल शासन ही बोल देते हैं, हालांकि वो राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के फलस्वरूप आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल लॉ के तहत जो है सरकार वहां पर काम करती है। इसके अलावा एक होता है आर्टिकल 360, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। यानी कि जब देश में कहीं ना कहीं क्या होता है, वित्त की कमी हो जाती है, यानी कि एक तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं उस सरकार के पास पैसा नहीं रहता है, भुखमरी जैसी स्थिति आ जाती है, तो ऐसे समय में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, फाइनेंशियल आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज तक अभी तक फिलहाल भारत में आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति नहीं हुई है। हालांकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो कई बार जो है ग्लोबल लेवल पर मंदी आई, लेकिन उस मंदी का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भारत जैसे देश पर नहीं पड़ा, जिसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं, जिसके पीछे खासकर महिलाओं का एक बड़ा योगदान होता है। वो पैसा को कलेक्ट करती हैं और घर में सजो के रखती हैं, इसमें महिलाओं का एक बड़ा रोल जो है भारत में कहा जाता है, ठीक है। और अचल संपत्ति भी भारत में खूब है अपने आप में। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है फिलहाल। और ये भाई साहब तीन के तीनों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, चाहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और चाहे पीसीएस के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एसए में भी प्रश्न पूछे, सॉरी इंटरव्यू में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों आर्टिकल को आप लोग क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको रेडी कर लेना, ठीक है। चलिए अब अच्छा, इसके पहले एक बात और जान लीजिएगा कि 1975 में तो आपातकाल लगाया ही लगाया गया, लेकिन इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो
इसके पहले जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय भी दरअसल आपातकाल लगाया गया था। ध्यान दीजिएगा, चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तो ठीक है, तो 1971 में भी लगा और 1962 में भी आपातकाल लगाया गया था। तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ इसके पहले कब कब आपातकाल लगा था। आप तुरंत उत्तर देंगे सर एक बार चीन के साथ जब युद्ध हुआ तब लगाया गया था 62 में, और एक बार लगाया गया पाकिस्तान के युद्ध के साथ जब युद्ध हुआ 1971 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 1975 में की गई थी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलवायु स्थिति रिपोर्ट अभी 2024 हाल ही में WMO यानी जिसको हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने अभी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र का संगठन है अपने आप में, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO बोलते हैं। इन्होंने वार्षिक क्लाइमेट स्टेटस रिपोर्ट जारी की है और ये आपके एग्जाम के लिए भाई साहब बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 2024 ठीक है जो था वो अब तक का सबसे गर्म जो है साल रहा है। आप जानते हो कि 2024 में भीषण गर्मी हुई, जबरदस्त गर्मी हुई, कई जगहों पर जो है क्या कहते हैं आपकी एसी वगैरह भी फट गए थे। ठीक है, इसके अलावा मौसम विज्ञान संगठन ने के अनुसार क्या कहा उन्होंने कि 2024 में पहली बार वैश्विक तापमान 80-50 से जो 1900 में हुआ था, 1900 के में निर्धारित आधार रेखा से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया अपने आप पे। ठीक है, तो यह रिपोर्ट 19 मार्च को जो संगठन है उस संगठन के महासचिव प्रोफेसर सेलेस्ट साउले ने जो है जारी किया। आप जानते होंगे ये जो भीषण गर्मी पड़ी लास्ट ईयर, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है? सबसे बड़ा रीजन इसका रहा है ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ती हुई पॉपुलेशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि आप जानते होंगे पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाने से कहीं ना कहीं जो है कई प्रकार की गैसेस निकलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन से भी अलग अलग प्रकार की गैसेस निकलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का काम करती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज के फलस्वरूप जो है कहीं ना कहीं क्या होता है आपको गर्मी देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप जो है अपने आप में एक भीषण जो है गर्मी आपको देखने को मिलती है। तो ये सब प्रमुख कारणों में से एक रहे हैं। बाकी आप जानते होंगे 2014 से 2023 का समय सबसे गर्म दशक के रूप में भी रिकॉर्ड किया गया था। आप जानते होंगे यानी कि जो 10 साल थे ये सबसे गर्म रहे थे। इन 10 वर्षों में हीट वेव ने महासागरों को प्रभावित किया। हीट वेव ये टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा था प्रश्न। हीट वेव जिसको हम लोग हिंदी में लू कहते हैं, है ना। आप लोग अगर कई बार गांव में अगर आप गए होंगे तो बहुत तेज धूप होती है, लू में अगर आप निकलते हैं तो आपको बहुत बीमारी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है और आप कई बार जो है इसमें लोग एक्सपायर भी कर जाते हैं। इसलिए आपको पानी पीना चाहिए, खट्टे पदार्थ खाना चाहिए, आम पन्ना खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, नींबू को पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। हीट वेव, एक बात ध्यान रखिएगा, हीट वेव पर आपके निबंध में टॉपिक आ सकता है, तो आप लोग के टास्क आज मैं देता हूं, ठीक है, टास्क में देता हूं कि आप लोग क्या काम करिएगा। हीट वेव पर आप लोग जो है कंटेंट रेडी कर लीजिएगा। इस पर जो है इससे आपके आरओ में भी आ सकता है, आपके पीसी में भी आ सकता है और आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी आ सकता है, और अगर आप बीपीएससी उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पर भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में हीट वेव पर जो है निबंध लिखने के लिए आ सकता है, या फिर मुख्य परीक्षा में हीट वेव क्या होता है ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स यहां पर और दिए गए हैं जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और चूंकि जब गर्मी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, उनका आकार कम होगा, और ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो क्या होगा, ग्लेशियरों के पिघलने से कहीं ना कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो किसानों की फसल डूबेगी, उनको नुकसान होगा और उनकी आय कम होगी। तो वहीं दूसरी ओर नदियों का जल जब सागर में जाएगा तो कहीं ना कहीं जो तटीय इलाके हैं वो भी डूबेंगे अपने आप में और उससे भी बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं नहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ग्लेशियर पिघलते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों की फसल को नुकसान होता है, और इसके अलावा बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर हमारे बायोडायवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचता है और इससे कई प्रकार के हीट वेव से कई प्रकार के डिजीज भी कॉज होते हैं और मनुष्य को जो है प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष रूप से जो है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे नुकसान होते हैं जो कि यहां पर दिए गए हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहां पर एक पॉइंट और है कि रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के संकेत 2024 में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। संभवतः 2024 पहला कैलेंडर वर्ष है जिसका तापमान पूर्व औद्योगिक युग से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। 2024 वास्तव में बहुत गर्म रहा था, आप सभी लोग देखते होंगे। अक्सर मेरे पसीना नहीं निकलता है, लेकिन 2024 की जो गर्मी हुई उसमें मुझे खूब पसीना निकला। मैंने कहा भाई इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी हो रही है वास्तव में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। चलिए आगे, अब आपके सामने प्रश्न है
कि जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? या है नंबर 1, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी वार्षिक क्लाइमेट स्टेटस रिपोर्ट जारी की। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2024 में पहली बार वैश्विक तापमान 1850 से 1900 में निर्धारित आधार रेखा से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए देखो, इन्हीं सब प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में पूछाएंगे, तो जब भी कोई रिपोर्ट अगर आए तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में सांस्कृतिक संपदा जो है करार किया गया है। यानी कि एक तरीके से क्या कहा जाए तो जो आप हमारे जो अवशेष पुरावशेष थे उनको तस्करी के माध्यम से, लुटेरों के माध्यम से अलग अलग देशों में उनको बेचा गया। अमेरिका में भी वो सारे अवशेष हमारे हैं, पुरावशेष हैं, तो ऐसे में उनको वापस लाने के लिए सरकार ने एक करार किया है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण समझौते पर जो है साइन किया हुआ है। तो भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संपदा करार सीपीए पर हस्ताक्षर किया गया है कि ताकि हमारे जो भी पुरावशेष हैं वो वहां से हमारे देश में वापस आ सकें। और इसी परिप्रेक्ष्य में कई सारे पुरावशेषों को लाया भी गया है और आगे भी इस पर कार्यवाही जो है प्रॉपर बनी रहेगी। ठीक है, अभी तक 588 पुरावशेष संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस लाए गए हैं, जिनमें 297 पुरावशेष वर्ष 2024 में प्राप्त हुए। तो ये मोदी सरकार की अपने आप एक बड़ी पहल है और इससे हमारे जो है संस्कृति को फायदा मिलेगा। चलिए, सांस्कृतिक संपदा करार में तकनीकी सहायता, अवैध व्यापार और सांस्कृतिक संपदा के लूट के मामलों में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने का इसमें प्रावधान है कि भाई किसी भी तरीके से जो भी अवशेष वहां पर जाते हैं, पुरावशेष जाते हैं, वो हमें जानकारी मिलती रहे। और इसके अलावा इसमें क्या होगा, आवश्यकता अनुसार यूनेस्को और इंटरपोल सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ में सहयोग करता है अपने आप में। ठीक है भाई, इस करार में रहेगा कि इंटरपोल को भी जानकारी मिले कि भाई क्या क्या कहां पर क्या क्या जा रहा है। तो अगर हमारे पुरावशेष किसी भी तरीके से तस्करी के माध्यम से किसी अन्य देश में जाते हैं तो इंटरपोल के माध्यम से हमारी कनेक्टिविटी वहीं रहे और हम उनको तुरंत पकड़ लें। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहां पर देखनी है, बाकी और पॉइंट यहां पर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न कि हाल ही में भारत ने भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपदा करार पर हस्ताक्षर किया है? सिंपल सी बात, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि आपका देश कौन सा है, अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए भारत का पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी को क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण जो संयंत्र है उसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आप कहेंगे सर इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, यानी कि यहां पर जो भी ग्रीन वेस्ट होते हैं उनको क्या करना, रिसाइकिल करना अपने आप पे, और उसके माध्यम से फिर जो है जो वहां का नगर निगम है उसको फायदा दिलाना। तो ये पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है, यानी कि ग्रीन जो है आपका प्रोसेसिंग जो है अपने आप में संयंत्र है, मशीन है अपने आप पे। ठीक है, तो ये जरूरी है आपके एग्जाम के लिए और एनवायरमेंट के टॉपिक में प्रश्न जाएगा आपका सामने। तो चलिए आइए देखते हैं, यह सार्वजनिक यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि ट्रिपल पी पर आधारित संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन आप जानते होंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, दो प्रोग्राम चलते हैं। तो यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी कार्यक्रम के तहत में इसको जो है लगाया गया है। एक बार यहां पर आओ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका पीपी मॉडल है, कई बार यहां पर प्रश्न आपके मेंस में खूब पूछता है कि बताओ ये सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, खूब इस पर प्रश्न पूछा आता है। तो इसको भी आप लोग अलग से रेडी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। यह परियोजना क्या करेगी? जो आपका ग्रीन वेस्ट होता है यानी कि जो हरा कचरा होता है, ठीक है, हरे कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने, प्रदूषण को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया था। जैसे आपकी कुछ पत्ती हो गई, घास हो गई, कुछ अन्य जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करना, इस संयंत्र के माध्यम से उनको किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, जिससे जो है क्या हो, जो है व्यापार भी बढ़े, आमदनी भी बढ़े और पॉल्यूशन क्या हो, इससे कम हो अपने आप में। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होगा, जो आपकी लकड़ी होती है, लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं आदि हरित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत यानी कि इसको प्रोसेस करके जिसमें इंदौर नगर निगम के लिए एक राजस्व जो है इकट्ठा होगा। तो इन सभी वेस्ट को, लकड़ी, पत्ती, फूल आदि को, जो भी ये वेस्ट हमारे हैं, इनको क्या किया जाएगा,
प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेसिंग इसकी की जाएगी, प्रसंस्कृत इसको किया जाएगा और फिर जो है इससे अलग अलग प्रकार के सामान बनाए जाएंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये संयंत्र इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब ये जो संयंत्र बनाया गया, लगाया गया है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी दरअसल एक प्राइवेट कंपनी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज। इस प्राइवेट लिमिटेड को, एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को दरअसल इसकी जिम्मेदारी इस संयंत्र की दी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा जो हरित वेस्ट होता है, ग्रीन जो वेस्ट होता है, इसके प्रसंस्करण के लिए सरकार की कुछ अन्य पहले हैं जिसमें आप देख सकते होंगे। एक है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, वेस्ट टू वेल्थ मिशन हो गया, और राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम। ये भारत में 3 प्रकार के जो है अन्य नियम जो है, अन्य जो है प्रावधान हैं जो कि ग्रीन वेस्ट को क्या करते हैं, सही करते हैं, प्रसंस्कृत करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कभी आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इन तीनों जो है पहलों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ ले, तो इसको भी आप लोग टास्क के रूप में देख लीजिएगा। आपको डिटेल्स में इसको नेट के माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब इसको मैं बता सकता हूं, लेकिन अगर हर चीज बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाया करेगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, हाल ही में कहां पर देश का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की शुरुआत की गई? अभी जस्ट हमने आपको बताया कि एमपी के इंदौर में इसकी शुरुआत हुई थी। बस तुरंत आप क्या करिएगा, टिक लगा दीजिएगा। तो ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, टिक कौन सा, ये हो गया आपका जो है इंदौर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इंदौर आप जानते होंगे, इंदौर जो है अपने यहाँ पे भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है। हर वर्ष जो है अगर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसको जो है खिताब मिलता है किसका, स्वच्छता का। अपने यहाँ पे बहुत ग्रीन सिटी है, अपने यहाँ पे बहुत ही स्वच्छ सिटी है, अपनी क्लीन सिटी है अपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए, मूर्तिकार राम सुतार को दिया जाएगा महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार। ये जो महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार है, ये दरअसल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और ये किसको दिया जाएगा इस बार, मूर्तिकार राम सुतार। आप कहेंगे सर ये राम सुतार जी कौन है? ये राम सुतार वही हैं जिन्होंने जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था, जो कि आपके गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, सरदार पटेल की मूर्ति जो आपकी है, ठीक है, जो कि पहले गृह मंत्री भी थे आपके किसके, भारत सरकार के। ठीक है, तो उन्होंने इस मूर्ति को बनाया था और अभी भी 100 साल के हैं, लेकिन अभी भी ये काम कर रहे हैं। बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। और इन्होंने कहा था कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीजें बनाना चाहता हूं कि लोग इसको कई सालों तक, आने वाले कई पीढ़ियों तक इसको लोग देखते रहें। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये कई सारे रिकॉर्ड इनके नाम है। पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिया गया है, कई अन्य पुरस्कार भी इनको अलग अलग जो है जगहों पर इनको प्रदान किए गए हैं। तो खासकर कांस्य मूर्ति बनाने में इनका महारत जो है हासिल है अपने आप में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये जो महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार है, इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह जो है भेंट किया जाता है इसमें, यानी पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में मुंबई में वो है इंदु मिल स्मारक परियोजना में अंबेडकर प्रतिमा पर काम कर रहे हैं, यानी कि अभी भी जो है ये काम कर ही रहे हैं। और इनके जो बेटे हैं वो भी लगातार काम करते थे इनके साथ में मिलकर के। ठीक है, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत सरकार ने आपकी कलात्मक शिल्प साधना को सम्मानित करते हुए 1999 में पद्मश्री से इनको जो है क्या किया था, अलंकृत किया था। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ इनको पद्मश्री कब दिया गया था? आप कहेंगे सर 1999 में। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा 2018 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया। तो यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। 2018 में इनको दिया गया कल्चरल अवार्ड दिया गया और उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई थी। ये जो यहां पर लिखा हुआ है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। और अब थोड़ा सा हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। प्रतिमा का स्थान यानी कहां पर है? ये है आपका गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के पास में। अब देखो यहां पर एक चीज और देखो आप लोग, ये क्या लिखा है? सरदार सरोवर बांध। कई बार आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ सरदार सरोवर बांध कहां पर है। और इसके अलावा आप लोग एक पॉइंट और देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो बांध होते हैं, क्या ये जो बांध होते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और बांध जब महत्वपूर्ण होते हैं तो बांध क्या होते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और ऐसे में आप लोग सारे चीजों को क्या करिएगा, कवर अप कर लीजिएगा, यानी कि बांधों को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। यानी कि जितने भी आपके बांध होते हैं, क्या जितने भी आपके बांध होते हैं इनको एज ए टास्क आप लोग लीजिएगा और इसको क्या करिएगा, अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण बांध हैं वो किस नदी पर हैं और वो किस राज्य में हैं, ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके अलावा अगर आप लोग महाराष्ट्र भूषण के बारे में जो पुरस्कार है उसके बारे में अगर आप बात करेंगे, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, यहां पे पुरस्कार कर लीजिएगा, ठीक है, पुरस्कार कर लीजिएगा, पुरस्कार, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र सरकार का है और इसकी शुरुआत 1995 में होती है, 1995 में दरअसल इसकी शुरुआत होती है। किसकी? ये जो महाराष्ट्र सरकार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है। इनके विजेताओं का जो चयन होता है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा किया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री के जो है अंडर में एक कमेटी का गठन किया था और उसी कमेटी के तत्वाधान में सारी बातें आती हैं और फिर एक व्यक्ति का चयन किया जाता है इस पुरस्कार को देने के लिए, ठीक है। पहला पुरस्कार 1996 में पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी को दिया गया था, यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में यह पुरस्कार प्रसिद्ध मराठी अभिनेता अशोक सराफ को दिया गया था। कई बार क्या होता है पुरस्कार में, क्या होता है कि जो पिछले वर्ष पुरस्कार जिनको दिया गया था वो भी पूछ लेता है, तो ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कई बार क्या होता है रैंकिंग प्रदान की जाती है अलग अलग जो है उसमें, तो रैंकिंग में भी वर्तमान रैंकिंग और विगत वर्ष की रैंकिंग पूछ लेता है आपसे। तो इसी प्रकार से जब कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वर्तमान जो वर्ष होता है उसमें किसको पुरस्कार दिया गया है आपको वह भी याद रखना होता है, लेकिन इसके साथ साथ में जो विगत वर्ष में किसको पुरस्कार दिया गया है वह भी आपको क्या करना होता है, याद करना होता है, ठीक है। तो यह भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण, ठीक है, से या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो किसको? कुमार विश्वास, हरदीप पुरी, हरिओम पवार और राम सुतार। सिंपल सी बात है, राम सुतार जी को। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जो हरिओम पवार जी हैं, हरिओम पवार जी को भी आप लोगों ने खूब सुना होगा, बड़े अच्छे कवि माने जाते हैं और बड़ी जो है प्रेरणादायक इनकी कविताएं होती हैं। कभी हरिओम पवार जी को सुनिएगा। बाकी कुमार विश्वास को तो आप लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, युवाओं के खास जो है ये आइकन के रूप में जाने जाते हैं और कुमार विश्वास ने भी कविताओं के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम किया है, ठीक है। चलिए आगे। आतंकवाद के मुद्दे पर आसियान रक्षा मंत्रियों की अभी हाल ही में बैठक हुई है और आसियान आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसियान कई बार आसियान के बारे में प्रश्न पूछता है कि बताओ आसियान में कितनी कंट्रियां शामिल हैं। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ आसियान में कुल कितनी कंट्री शामिल है, कुल कितने देश शामिल हैं और आसियान का भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान है, यानी कि आसियान का योगदान भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, आतंकवाद के मुद्दे पर टेररिज्म को रोकने के लिए, टेररिस्ट गतिविधियों को रोकने के लिए आसियान के जो रक्षा मंत्री हैं, जो फाइनेंस उनके मिनिस्टर हैं, उनकी एक बैठक अभी हुई है हाल ही में, ठीक है। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है और 19 से लेकर के 20 मार्च के मध्य में हुई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बैठक का उद्देश्य क्या है? जो भी आसियान के देश हैं तो आसियान देशों के रक्षा बलों और उसके संवाद भागीदारों के जमीनी अनुभव को साझा करना था, ठीक है। और इसके अलावा बैठक के दौरान भारत और मलेशिया ने 2024-27 के लिए कार्य योजना जो है प्रस्तुत की है अपने आप में। तो यह बैठक इंपॉर्टेंट है, इसका डेट और कहां पर यह हुआ आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इस दौरान 2026 में मलेशिया में विशेषज्ञ कार्य समूह के लिए टेबल टॉप अभ्यास और 2027 में क्या 2027 में भारत में फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने का भी ऐलान किया गया है। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये अभ्यास कब कब कहां कहां पर किए जाएंगे, ठीक, याद रखिएगा। तो ये बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा और इस 2 दिवस में आतंकवाद और सैन्य सुरक्षा पर बाकी चीजों पर चर्चा बेहद रूप से की गई है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि आतंकवाद के मुद्दे पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक है, ध्यान दीजिएगा। कई बार नंबर आपसे पूछ लेता है। तो 14वीं बैठक थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर 1, आतंकवाद के मुद्दे पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस जो है ये 14वीं जो इसकी बैठक है 19 से लेकर के 20 मार्च के मध्य में नई दिल्ली में हुई। देखो अब एक मजेदार बात देखो कि इसका जो प्रश्न है उसका एक पॉइंट यहीं पर मेंशन है। अक्सर ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में यूपीएससी में खूब आते हैं कि प्रश्न वाला ही उत्तर जो है, मतलब प्रश्न का जो टॉपिक रहता है वही उत्तर में रहता है। ऐसे विकल्प आपको यूपीएससी में खूब देखने को मिलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, बैठक का उद्देश्य, क्योंकि ये बात तो ऑलरेडी ऊपर लिखी है ना भाई साहब, और यही यहां पर लिखी हुई है, तो बुद्धिमानी होगी तो आप जान जाएंगे। अच्छा कुछ लोग इसमें भी गोलगप्पे बन जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, गजब होते हैं भाई साहब वो लोग। चलिए दूसरा, बैठक का उद्देश्य आसियान देशों के रक्षा बलों और उसके संवाद भागीदारों के जमीनी अनुभव को साझा करना था। बिल्कुल सही बात है, यही इसका मोटो था। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक। चलिए
आगे है स्क्वाड अलायंस। देखो स्क्वाड अलायंस है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड नहीं है, क्या ये क्वाड नहीं है, कंफ्यूज मत होना, स्क्वाड अलायंस है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है इसमें जो है अभी फिलीपींस जो है, जो कि इनके सदस्य देशों में से एक है, फिलीपींस ने कहा है कि आप हमारे जो है इस संगठन स्क्वाड में शामिल हो जाइए। आप कहेंगे सर फिलीपींस ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो स्क्वाड आपका ये जो संगठन है, अलायंस है, ये दरअसल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आतंकवाद से लेकर के अलग अलग देशों की जो आक्रामकता है उससे निपटने के लिए आपस में काम करता है। और चूंकि ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहां पर एक खास इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, क्या ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है अपने आप में, ठीक है, ये क्या है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। तो यहां पर इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में दरअसल चीन की गतिविधि व्यापक स्तर पर बढ़ रही है। और आप जानते हैं कि चीन की नीति कैसी है, विस्तारवादी है। तो अपने आप में चीन की इस आक्रामकता को रोकने के लिए अगर इस संगठन में भारत शामिल हो जाता है तो ये जो आपका स्क्वाड जो सम्मेलन है वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा अपने आप में, और चीन की जो गतिविधियां हैं वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। आप ये जानते होंगे कि चीन अपने आप में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी नौसेना के रूप में जानी जाती है। इसके पास कई जो है नौसेना के रूप में कई प्रकार की पनडुब्बियां, कई प्रकार के जहाज, पोत, बहुत कुछ है। तो अपने आप में ग्लोबली जो है इसकी जो नौसेना है अपने आप में चीन की, ये क्या है, बहुत मजबूत है। और इनके इसी पावर को रोकने के लिए कहीं ना कहीं फिलीपींस ने कहा कि भैया आप हमारे स्क्वाड सम्मेलन में जो है शामिल हो जाइए। लेकिन आप कहेंगे सर इस स्क्वाड में कुल कितने देश हैं? तो आइए हम देखते हैं। तो इस स्क्वाड देश में कुल 4 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला देश आपका कौन सा है? सुपर पावर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा जापान है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, और चौथा क्या है, फिलीपींस है। मजेदार बात यह है कि इन चारों देशों के साथ में भारत की बहुत अच्छी बन रही है, अमेरिका के साथ अच्छा बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जापान तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। जापान और रूस एक ऐसे दोस्त है हमारे, जापान, रूस, इजराइल, 3 ऐसी कंट्री हैं हमारे साथ में। आल्सो भूटान, 4 कंट्री जो हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। आल्सो नेपाल, कई बार नेपाल छोटू सा है लेकिन कई बार भटक जाता है, वो चीन के चक्कर में आता है, कई बार ना वो लॉलीपॉप देने लगता है ना चीन, तो दिक्कत हो जाती है भाई साहब। बहुत जो खतरनाक देश है, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग छोटे बच्चों ने कहते हैं चलो चलो तुमको चॉकलेट देते हैं तो तुम खुश जाओगे, तो चीन भी क्या करता है, चॉकलेट दिलाने का काम करता है। और जो छोटे देश बेचारे होते हैं वो फंस जाते हैं इसके चंगल में। जैसे पाकिस्तान फंस गया है, कई बार नेपाल फंस जाता है। हम समझाते हैं कि नहीं 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 भैया मत जाओ उधर, लेकिन नेपाल कहता है ना जी हमारे पास तो चॉकलेट आएगा, मतलब पैसा आएगा हमारे पास, तो चला जाता है नेपाल कई बार। लेकिन इजराइल हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, भूटान हो गया, ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। और इस संगठन में जो आप देश देख पा रहे होंगे, ये चूंकि भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो कि ग्लोबली अपने आप एक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहीं ना कहीं भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में फिलीपींस ने कहा है कि आप इस संगठन में शामिल होइए और हम चीन की आक्रामकता से हम क्या हो रोक पाए अपने आप में, ठीक है। तो ये बड़ा अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना और स्थिरता को क्या करना, बनाए रखना। ये इस जो है अलायंस का मोटो है अपने आप में, ठीक है। बाकी इस संगठन के सदस्य जो हैं, जो 4 देश हैं, वो आपस में सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना और सैन्य अभ्यासों पर ध्यान जो है इनका केंद्रित करना है। ये इनका क्या है, इनका मोटो है इसका, इन 4 देशों का आपस में, ठीक है। तो अगर भारत इसमें शामिल होता है तो निश्चित तौर पर इसमें फायदा होगा। अब इस पर प्रश्न आ जाएगा कि बताओ अगर इस स्क्वाड अलायंस में अगर भारत शामिल होता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या भारत की भूमिका होगी? इस पर आप टिप्पणी करने के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न कि स्क्वाड अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर 1 जो स्टेटमेंट आपके सामने है वो क्या है कि इसमें 4 देश शामिल हैं, 4 देशों के नाम लिखे हैं, बिल्कुल सही बात है, 4 देश हैं। उद्देश्य हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, स्थिरता को बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, इसमें कोई लाख लपेट नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ए, अरे भाई साहब इसमें ए लिख गया है, ये ए नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये अरे कहां गया भैया, कहां गया, इसमें 4 देश है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका विकल्प जो होगा सी होगा, ठीक है। इसको आप कट कर दीजिएगा, ये यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग सी कर दीजिएगा, ठीक है, सी होगा यहां पर, ओके। चलिए
अब आगे स्वदेश दर्शन योजना 2.0 यह भी चर्चा में है। और स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आप जानते होंगे कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो तीर्थ स्थल हैं, ठीक है, इसमें इसको अलग अलग सर्किट में डिवाइड किया गया है। करीब करीब 15-16 सर्किट है जिसको शामिल किया गया है। तो स्वदेश दर्शन योजना ऑलरेडी आप जानते होंगे 2014-15 में इसको शुरुआत की गई थी और दरअसल अब इसको स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के नाम से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं थोड़ा सा इसके पॉइंट को। तो केंद्र सरकार ने देश के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 791.25 करोड़ रुपए की लागत से जो है 34 परियोजनाओं को इसमें जो है मंजूरी प्रदान की गई है ताकि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले। ठीक है, और पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, इस योजना के तहत 5287.990 करोड़ रुपए की लागत से क्या है 76 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गई ताकि जो भी हमारे पर्यटन हो उनको बढ़ावा मिले। और पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलता है तो न सिर्फ हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, ठीक है, भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बढ़ती है, बल्कि फॉरेन जो हमारी करेंसी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर किसी भी देश के पास फॉरेन करेंसी बढ़िया है तो जब भी वैश्विक मंदी आती है, ग्लोबली जब मंदी आती है, तो कहीं ना कहीं उस देश पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और हमारे पास पर्यटन क्षेत्र में बढ़िया बढ़ावा मिल रहा है और पर्यटन में बढ़ावा देने की वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसी की जो स्टॉक है हमारे पास खूब है, ठीक ठाक है। ऐसे में ग्लोबली हमें कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने वाला है। अगर हम पर्यटन स्थल को बढ़ाएंगे और ज्यादा मजबूती के साथ इसको आगे करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो क्या होगी, मजबूत होगी। और हम और मजबूती के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में हम तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी, नहीं भाई साहब 2014-15 में हुई थी। यह कथन आपका क्या है, गलत है। ठीक, विचार करना है और पूछा क्या कि उपयुक्त कथनों में कौन सा या से कथन सही नहीं है, तो ये नहीं सही है, यानी कि आपका ये रॉन्ग हो गया। 2014-15 में शुरू हुआ था। दूसरा, केंद्र सरकार ने देश के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, यही वाला नहीं सही है, यानी कि केवल एक नहीं सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए बस ए सही हो गया। आगे, भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन में शीर्ष रिकॉर्ड अभी हाल ही में क्या किया है, प्राप्त कर लिया है, इसलिए चर्चाओं में है। तो आइए हम इसको देखते हैं फटाफट। भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादक का एक बड़ा आंकड़ा जो है अभी पार कर लिया है। और अगर हम बात 2025-26 की करते हैं तो 2025-26 में बिजली क्षेत्र को 906 यानी कि 906.1 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति करने का लक्ष्य जो है इसमें अभी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और बाकी यहां पर 1-2 पॉइंट और रखे गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 1 बिलियन टन कोयला के उत्पादन का एक बड़ा रिकॉर्ड जो है पार कर लिया गया है। तो यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है सीधे सीधे यहीं से प्रश्न। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 10 मार्च 2025 तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के पास 53.49 मीट्रिक टन का स्टॉक था। और ये जो पिछले साल अभी था, ठीक है, इसी दिन दर्ज किए गए 44.51 मीट्रिक टन स्टॉक से 20.2% जो है क्या है अधिक है। यानी कि पिछले साल कितना था आपका जो है ये 54.51 था और अभी क्या हो गया 53.49 हो गया, जो कि 20.2 क्या है प्रतिशत अधिक है अपने आप पे। तो ये एक रिकॉर्ड है सरकार का, अपने आप में बढ़िया काम है। चलिए बताइए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का एक बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली क्षेत्र को 906.1 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सही, यानी कि क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। ये स्टेटमेंट सही नहीं वाला नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको कर दीजिए आप लोग जो है इसको कर दीजिए आप लोग सही है। कौन सा सही है, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों कथन क्या है, सही हैं। इसको हटा दीजिए आप लोग, ठीक है, इसको क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी अब आप लोग एक उत्तर बताइएगा प्रश्न का कि लोक लेखा समिति है क्या है, तदर्थ समिति है, वित्तीय समिति है, कार्यकारी समिति है या स्टैंडिंग समिति है। प्लीज इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, आज का क्वेश्चन है। इसके अलावा वीडियो कोर्स हमारे यहां पर चल रहा है, पीसीएस का प्रॉपर जो है कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सब कुछ कराते हैं।
तीनों स्तरों की तैयारी कराते हैं। इसमें पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलता है, इंटरव्यू की गाइडेंस दी जाती है, पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। 18 महीने का हमारा कोर्स रहेगा, कितने ही बार आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो बाहरी किसी भी गाइडेंस को आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। और अभी 26 मार्च तक जो है क्या है, ऑफर चल रहा है। अभी एक्सटेंड कर दिया गया है ऑफर को, क्योंकि अभी डेट आ गई है आरओ की, और उसी परिप्रेक्ष्य में और पीसेस में भी टाइम है, तो अभी इसमें ऑफर है। आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर 8604409220 पर डायरेक्टली आप जो है बात कर सकते हैं मुझसे और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बताइए आप लोग एक प्रश्न मेंस के लिए कि स्क्वाड अलायंस में भारत के शामिल होने पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समीक्षा कीजिए। यानी कि क्रिटिकली इसको क्या करना है, एग्जामिन करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके पीसीएस के लिए, इस पर आप लोग अभ्यास जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। अब यहां पर एक आपके सामने एक न्यूज और है, वो क्या है कि पीसीएस के लिए जो है 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट सीरीज कराई जाती है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। और ये जो प्री का टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक आपको डिवाइड रहेगा। ठीक है, टॉपिक डिवाइड रहेगा और टॉपिक वाइज आपको डेली 25 क्वेश्चन, अगले दिन 2 टॉपिक से 50 क्वेश्चन, और संडे को आपको 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे इसमें, और आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगा। उसका आप टेस्ट जो है डेली दे दिया करिए। और इसमें अंत में जो है आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा जो है जीएस का, और इसके अलावा जो है आपको 5 सीसेट का भी टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको करिएगा आराम से, और इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए नंबर यहां पर दिया गया है, आप सीधे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भैया अभी आरओ एआरओ के जितने भी कोर्स हैं उस पर 50% का डिस्काउंट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। 26 मार्च लास्ट डेट है। 26 मार्च तक दरअसल क्या है, आपको हमारे आरओ के सभी कोर्सेज को में आपको जो है 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर सारे कोर्स आपको दिख पा रहे होंगे। जैसे फाउंडेशन कोर्स अभी ऑफर के साथ में है, 3500 में मिल जाएगा ऑफर में। प्रीलिम्स वीडियो कोर्स जिसकी फीस 4000 थी, 2000 में मिल जाएगा। मेंस वीडियो कोर्स 4500 में था, 2250 में मिल जाएगा। वीडियो टेस्ट सीरीज 9000 क्वेश्चन की 1200 में थी, 600 मिल जाएगी। और आरओ का टेस्ट सीरीज जो आपका 1500 में था, 750 में, और हिंदी की टेस्ट सीरीज जो 700 में थी वो आपको 350 में मिल जाएगी। इसके लिए नीचे जो दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है, आरओ के किसी भी कोर्स के लिए आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं। और पीसीएस से सभी जानकारी के लिए आप 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको यहां पर नंबर मैंने यहां पर बताया हुआ है। पीसीएस में कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटरशिप चाहिए, कोई भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। सीधे से मेरे ही से ही बात होगी आपकी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे कल। अच्छा, एक जो वीडियो हमने टाइम मैनेजमेंट पर बनाया है, जो कि आपका सैटरडे को रिलीज हुआ था, उसको आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा कि समय प्रबंधन हम लोग कैसे करें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।